हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये 20 ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में देखा जाए तो हर साल रिपीट करते रहते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके किसी एक चैप्टर और एक टॉपिक से नहीं लिया गया है। वास्तव में 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Find the smallest 4-digit number which when divide by 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. Leave remainder 1 in each case. ठीक है, इन ईच केस मतलब 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप लोग करने के लिए विद इन सेकेंड में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो। कैसे उड़ाने के लिए, अगर इस सवाल को अगर आपको ऑप्शन से करना है तो आपको बच्चे 2 रूल आपको पता होने चाहिए। पहला, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। दूसरा, आपको रिमाइंडर थियरी आना चाहिए। दोनों रूल आपको पता है तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखिए, 4 अंकों की वह संख्या छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, लेकिन 4 अंकों की वह संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंक चारों ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, उस संख्या को 2 से विभाजित करो या 3 से विभाजित करो या 5 से विभाजित करो, प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, एक रिमाइंडर आपका आना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक रिमाइंडर बच रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भैया अंतिम का जो एक अंक है, अंतिम का एक अंक ही अगर या तो 0 हो जाए या फिर कोई एक इवन नंबर हो जाएगी तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो अंतिम वाला अंक ही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो सब में मुझे चारों ऑप्शन में मुझे एक एक दिखाई पड़ रहा है। 2 को कैंसिल करते हैं, 3 पर आते हैं। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसी में देख लेंगे कि वास्तव में रिमाइंडर क्या बच रहा है। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। देखिए, अंकों का योग 3 जो है कहता है कि अंकों का योग कर लो। 1 में 9 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। 11 बटे का अगर 3 करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 3 9, रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। लेकिन रिमाइंडर बचाना कितना है बच्चे, 1 बचाना है। तो इस ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो। चलिए दूसरे पर आते हैं। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 2 को अगर 3 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, रिमाइंडर भी आपका 2 ही निकल के आएगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर तो हमें 1 बचाना है। चलो आओ इस पर चलते हैं। 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 बटे का जब आप 3 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे रिमाइंडर 1 आएगा। और रिमाइंडर 1 ही मुझे बचाना है। तो हम लोग इसको टिक तो कर सकते हैं, लेकिन इसको भी पहले चेक कर लेंगे। 1 में 4 जोड़े तो 4 हो गया, 4 और 1 हो गया 5। 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 6 बटे का 3 करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंख बंद करके बच्चे इसको क्या करो, टिक कर दो। ठीक है, इस सवाल को हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करना है। आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्टिव भी देख सकते हो कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो 1000 होती है। 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो 1000 होती है। अच्छा, मुझे क्या करना है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम होता है बच्चे 90। ठीक है, 2, 3 और 5, 2 3 6, 6 पंचे 30। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चे, 30 होता है। 30 होता है। तो 30 इसको 3 बार में कट करेगा तो कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर आया कितना, 10 आया। इस 0 को उतार लेंगे, फिर से 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है बच्चे, रिमाइंडर आपका 10 बच रहा है। रिमाइंडर आपका यहाँ पर 10 बच रहा है। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि भैया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो 1000 हो गई थी, लेकिन 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर एक रिमाइंडर हमें नहीं बचा रही थी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 में कुछ न कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1000 में कुछ भी घटाओगे तो वह संख्या 3 अंक की हो जाएगी। तो क्या जोड़ना होगा, वही उसी पर हमें काम करना है। 1000 प्लस, ठीक है, ये हमारा भाजक है 30 माइनस रिमाइंडर इसमें से घटा देंगे। और हमें क्या करना है,
अगर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचाना है तो मैं यहाँ पर एक को ऐड कर दूंगा, तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक शेष बचा देगा। ये कितना हो गया, 1000 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो कितना, 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 जमा 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1021 आपका ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। बात को समझ पा रहे हो? चलो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रवि के पास 1350 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं जिन्हें कार्टनों में रखा जाए। कार्टन एक प्रकार का डिब्बा कह सकते हो, ठीक है। कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुए ना रह जाए। सवाल समझ तो पाए? कुछ बच्चे सवाल ही नहीं समझ पाए। देखो ये कह रहा है, अगर बात करोगे आप रवि की, बात करोगे आप रवि की, रवि के पास अंडे कितने हैं, 1350 अंडे हैं। रवि के पास 1350 अंडे हैं और यहाँ पर हमारी विनीता जी आ गई, ठीक है, विनीता जी आ गई। विनीता जी के पास अगर देखा जाए तो 2380 अंडे हैं, 2380 अंडे हैं। रवि के पास 1350 और विनीता के पास 2380 अंडे हैं। अब वो कह रहा है कि जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है, कुछ डिब्बों में हमको रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे, कीवर्ड्स भी साथ में लेते चलेंगे। अधिकतम आ चुका है तो इससे कुछ न कुछ आपको फील हो रहा होगा, अभी पता चल जाएगा क्या फील हो रहा है। ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो और उसमें कोई भी खाली जगह ना रह पाए। मतलब हमको क्या करना है, कुछ कार्टन ऐसे बनाने हैं, कुछ कार्टन ऐसे बनाने हैं जिसमें रवि के भी अंडे और विनीता जी के भी अंडे क्या होना चाहिए, समान रूप से रखना चाहिए। और वह संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स, अधिकतम से अधिकतम। आपको पता है अधिकतम से अधिकतम जब लगेगा तो एक ही केस बन पाएगा, कब, जब आप HCF ले लें। जब आप क्या ले लें बच्चे, HCF ले लें। तो चलो HCF के लिए चाहें हम लोग तो इसका 1530 और 2380 का हम लोग चाहें तो HCF लें, या फिर हम अपने ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाला रूल आपको क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन वाला रूल ये कहता है कि जब भी आपका सवाल आपका HCF लेने को बोले, जब भी आपका सवाल आपको HCF लेने के बोले तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी वाली संख्या से स्टार्ट करोगे और ऑप्शन से उठा करके क्वेश्चन के नंबरों को कट करना शुरू कर दोगे। अगर कट हो गया तब तो वह आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं कट हुआ तो वह आंसर कदापि नहीं हो सकता है। चलो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिजिट आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 340 दिखाई पड़ रहा है। तो चलो 1530 को मैं काट देता हूँ, 1530 को मैं क्या किया, 340 से कट कर दिया, ठीक है। 0 से 0 तो ऑटोमेटिक आराम से कट गया, लेकिन अब यह संख्या 17 गुणे 2 बन रही है। 17 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? सर जी बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए 55 को लेकर के आते हैं, ठीक है, 55 को लेकर के आते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर अंतिम में 5 लगा हुआ है, अंतिम में 5 लगा हुआ है, ठीक है, अंतिम में 5 लगा हुआ है और यहाँ पर अंतिम में 0 लगा हुआ है। तो क्या इन दोनों का मैच हो सकता है? इन दोनों का मैच बिल्कुल नहीं हो सकता है, इन दोनों का मैच भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 0 दिखाई पड़ा तो 0, इस 0 को कट कर दिया, 17 8 136, 17 9 153, मतलब यह संख्या तो पूरी तरीके से 170 से कट रही है। अगर यह भी संख्या कट जाए तब तो मजा आ जाती। 0 से 0 आपने कट कर दिया, 17 एकन्नम 17, बचा कितना, 3 3 6, 17 चौके 68। इसका मतलब ये 170 वाला जो ऑप्शन है ये इसने क्या किया, इसने दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से कट कर दिया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 170 होगा। ज्यादा कुछ गुणा गणित करने की जरूरत नहीं है। आप 1350 और 2380 का जब HCF लेने चलोगे ना बच्चा, तो क्या आ जाएगा, 170 ही आ जाएगा और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। बात माफ करिएगा। सवाल तो समझ में आ रही ना भाई? सवाल अगर समझ में आ रही हो तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करते चलेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की क्या हो गई बच्चे, वृद्धि हो गई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, ठीक है।
तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब दो क्रमागत कमी और वृद्धि सक्सेसिव रूप में हो, मतलब पहले कमी हो जाए वृद्धि हो जाए, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? फॉर्मूला आप लोग लगाते थे x, ठीक है, x 50% की कमी हुई है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, यही करते थे। ये फॉर्मूला तो आपको याद है। ये फार्मूला कहाँ मिला था आपको? ये फार्मूला आपको परसेंटेज में मिला रहा होगा, प्रतिशत में मिला रहा होगा। तो पहले 50% की कमी हुई तो पहले 50 माइनस कर दो, ठीक है, प्लस हुआ क्या? 50% की फिर क्या हुआ? वृद्धि हो गई, तो 50% की वृद्धि हो गई माइनस 50 गुणे 50 बटे 100, ठीक है। ये 50 से ये 50 आपका खत्म हो चुका है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया? 25%। 25% की क्या हुआ बच्चे? 25% की कमी हो गई, ठीक है। 25% की कमी हो गई मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको कुछ बच्चों को ये होगा सर जी ये माइनस तो अभी भी बचा हुआ है। वास्तव में बच्चे ये जो माइनस है ये कमी को इंडिकेट कर रहा है। यही चीज अगर हमारी पॉजिटिव आती तो हम लोग कहते कि उसको कमी ना होकर के वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक सवाल अलग अलग है भाई। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। वाह भाई, इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/10 होती है। 7/10 होती है। वास्तव में अगर आपसे मैं कहूं कि यहां पर कितने की कमी हो रही है, तो आप कहोगे सर जी 3 की कमी हो रही है। 10 में से 7 गया 3 ही तो होता है ना भाई। यहां पर कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। और यहां पर एक्चुअल कितने की कमी हो रही है? 42 की कमी, 42 घटाने पर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 42। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 एकड़ 3, 3 चौके 12। एक की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने संख्या की, चूंकि संख्या तो यही ही माने हुए हो ना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर जी 140। 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 140 हो गई। मतलब वो जो संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 140 निकल के आई। अगर संख्या मेरे भाई 140 निकल के आई हुई है, मुझसे पूछा क्या गया है इस संख्या का 2/5वां भाग, तो 140 का सिंपल 2/5वां कर दो, क्या दिक्कत है? 2/5वां 5 से काटोगे तो 2 बार में और 8 बार में, ठीक है। 2/16 की 6, हासिल लगा 1, अंतिम में कहीं 6 दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी सर, एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? टिक कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है? नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है भाई? सवाल हमारी कह रही है कि सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और शेष भाग 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ उसको 540 रुपए का हो रहा हो तो सामान की कुल कीमत कितनी थी? ठीक है, अभी तो हमें ये बताया ही नहीं गया है कि वास्तव में सामान कितना था। सामान कितना था नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं बताता हूं। ये सामान का 2/3 भाग ये बोल रहा है, तो मैं ऐसा ना कर लूं कि माना सामान बराबर 3 यूनिट। 3 यूनिट क्यों 3 यूनिट मान लिए? अभी पता चल जाएगा। उसने क्या किया, इस सामान को 2 पार्ट में तोड़ा। अब इसने क्या किया, इसका पूरे सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर क्या किया भैया? बेच दिया। ठीक है, तो आपको अब पता चल चुका है कि 3 यूनिट मैंने क्यों माना था, क्योंकि 3 का अगर 2/3 निकालोगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 को क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट को आप लोग क्या कर रहे हो, कितने परसेंट के लाभ पर? 6% के लाभ पर बेच रहे हो। अगर आपका अगर लाभ आ रहा है तो पॉजिटिव करोगे, हानि आएगा तो निगेटिव कर दोगे। ठीक है, और शेष भाग, एक बात बताओ, टोटल अगर 3 यूनिट था, 2 यूनिट को आपने 6% के लाभ पर बेच दिया तो बचेगा कितना? आप कहोगे सर जी 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट बचेगा भाई, है ना। टोटल 3 था, 2 को आपने 6% पर बेचा तो 1 यूनिट बच गया। और इस 1 को वो क्या कर रहा है, शेष भाग को 3% हानि पर, हानि के लिए निगेटिव, है ना, 3% की हानि पर बेच रहा है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि कुल जो परसेंट आएगा, चाहे वो लाभ हो तो चाहे वो हानि हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 दूं 12 प्लस 3 एकड़ 3 माइनस का 3, या फिर इसको मैं डायरेक्ट ही -3 कर दे रहा हूं। ठीक है, माइनस का 3 बटे इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया।
12 में से 3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/3 बराबर 3%। 3% पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, मतलब 3% का क्या हुआ बच्चे, लाभ हो गया। 3% का लाभ हो गया। और यहां पर आपकी सवाल क्या कह रही है कि कुल लाभ 540 रुपए हो, मतलब 3% की वैल्यू आप कह सकते हो कि 540 रुपए है। 3% की वैल्यू क्या है बच्चे, 540 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर जी 540, 540 बटे का 3। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी यहां पर कर लेते हैं 540 बटे का 3 गुणे 100। ठीक है, 3 से इसको काटोगे, 3 एकड़ नम 3, 3 अठे 24। ठीक है, 180 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18000, 18,000। कितना आया भाई, 18,000। क्या किसी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई पड़ रहा है। बताओ, समझ में आई भाई, समझ में आई बात। सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन टाइप अलग है। कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिसे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, लॉस हो रहा है यहां पर। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य हमको बताना है। क्या करना है, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताना है। अच्छा, कितने क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आप कहोगे सर जी 4 CP। 4 CP के बराबर क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। एक बात आपको पता है, एक बात आपको तो पता ही होगा कि हानि बराबर जो होता है, हानि बराबर जो होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये बात तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रखी है ना, ये बात आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रखी है। तो 4 CP बराबर ये किसके बराबर हो रहा है, 4 CP बराबर 18 खिलौने क्या है, बेचे हैं। 18 खिलौने बेचे हैं तो भैया 18 खिलौने की लागत भी लगी रही होगी। 18 CP माइनस 18 SP, 18 SP। ठीक है, CP को इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, -14 CP बराबर ये कितना हो जाएगा, -18 SP, -18 का SP विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका। और यहां पर आप लोग देखिए कि 18 SP की जगह पर, 18 SP की जगह पर क्या मैं 980 कर सकता हूं। क्यों करोगे, चूंकि 18 खिलौनों को जो बेच रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 18 खिलौनों का विक्रय मूल्य कितना है, 980 रुपए है। तो यहां पर आप 18 SP की जगह पर 14 CP बराबर इस 18 SP की जगह पर 980 कर सकते हो। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 14 इसको कितनी बार में काटेगा, 70 बार में काटेगा। 14 इसको 70 बार में कट कर दिया। ठीक है, 14 इसको 70 बार में कट कर दिया। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना निकला आपका, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य आपको 70 रुपए निकला। समझ में आई भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी सवाल थी, है ना। चलो, इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रही है, नेक्स्ट सवाल आपकी है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राजू को इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क की सवाल है ना। ये कह रहा है एक बंदा है रंगा, एक बंदा है रंगा और एक बंदा है राजू, एक बंदा है राजू। ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर दे रहे हैं। और इसी काम को करने के लिए रंगा को अगर आप अकेले लगा दोगे तो रंगा जी इसको, रंगा बाबू इसको क्या करेंगे, रंगा बाबू इसको 18 दिन में समाप्त कर देंगे। 18 और 6 का LCM अगर लोगे तो 18 ही आएगा। 6 इसको कितनी बार में कट करेगा, 3 बार में। और 18 इसको कितनी बार में कट करेगा, 1 बार में। आपको पता है ये आपकी टोटल वर्क होती है और ये क्या होता है बच्चे, ये हमारा एफिशिएंसी होता है। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि रंगा और राजू की टोटल क्षमता अगर 3 है और रंगा अकेले की क्षमता अगर 1 हो गई, तो राजू की क्षमता कितनी होगी। आप कहोगे सर जी राजू की जो क्षमता होगी, राजू की जो क्षमता होगी वो 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहे हैं, तो राजू को इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। भैया टोटल काम कितना है, 18 है। राजू की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 है। 2 इसको कट करेगा कितनी बार में, 9 बार में। तो 9 दिन राजू को लग जाएंगे। राजू से अगर अकेले उसी काम को करवाओगे तो कितना दिन में लगेगा, राजू उसको 9 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। इसमें तो समय उमें दिया हुआ है, अच्छा
टंकी को, अच्छा, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली थी। ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। पाइप एंड सिस्टर्न का ये सवाल है, पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 पाइप लगे हुए हैं, एक ही टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ए मान ले रहा हूं भरने वाले का और बी मान लेता हूं निकालने वाले का। ठीक है, तो जो पाइप भरने वाला है किसी टंकी को कितनी देर में भर दे रहा है, 4 घंटे में भर दे रहा है। और जो दूसरा पाइप है टंकी को कितने घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने के लिए मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे सर जी 20 होगा। 4 इसको कितनी बार में काटा, 5 बार में काटा, और 10 इसको कितनी बार में काटा, 2 बार में काटा। आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये टंकी से पानी निकालने वाली वैल्यू है। ये जो पाइप लगी हुई है, पाइप ए और पाइप बी लगी हुई है, ये जो बी नामक पाइप है, ये टंकी से क्या कर रहा है, पानी को बराबर खाली कर दे रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यहां तक तो सेवा समाप्त कर दिया है हमने। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। ठीक है, टंकी में क्या हुआ बच्चे, ये जो टंकी है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, यहाँ पर हमारी ये क्या है, एक टंकी है। ठीक है, एक पाइप यहाँ पर ए लगा हुआ है और एक पाइप इधर लगा हुआ है बी, इधर बी लगा हुआ है। ठीक है, ये पाइप पानी डाल रहा है और ये पाइप पानी निकाल रहा है। ये बराबर 5 यूनिट की दर से डाल रहा है, ये 2 यूनिट की दर से इसको निकाल रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो, कि 1 घंटे में अगर टंकी भर रही है तो कितनी भर रही है भाई, 5 डाला गया, 5 यूनिट डाला गया। यहाँ पर देखो 5 यूनिट डाला गया और 2 यूनिट निकाला गया। तो 1 घंटे में कितना यूनिट टंकी भर जा रही है, तो आप कहोगे सर जी 3 यूनिट भर रही है, 3 यूनिट भर रही है। ठीक है, अब सवाल क्या कह रही है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली थी। मतलब टंकी जो है पहले से ही आधी खाली थी। अगर आप ये कह दोगे कि पूरी टंकी अगर 20 यूनिट की है तो आधी टंकी भरी हुई है, मतलब 10 यूनिट क्या है, 10 यूनिट ऑलरेडी भरी हुई कह सकते हो या खाली हुई कह सकते हो। ठीक है, अब कोई भी वस्तु अगर आधी भरी हुई है तो आधी भरी कहो या आधी खाली कहो, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, जब टंकी आधी खाली थी तो ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। भैया 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है तो 10 यूनिट भरने के लिए उसको इतना समय लगेगा, 10/3, मतलब 3 से ही 1/3 घंटे उसको क्या होंगे, लगेंगे। 3 से ही 1/3 घंटे उसको बच्चे लगेंगे टंकी को भरने में। तो 3 से ही 1/3 आप लोग इस ऑप्शन को कह सकते हो, क्योंकि 1/3 जो होता है वो कितना होता है, 60 का अगर 1/3 करोगे तो 20 मिनट ही तो निकलेगा ना भाई। तो 3 घंटे 20 मिनट में क्या होगा, वो आधी टंकी जो भरी हुई थी वो टंकी पूरी तरीके से फुल हो जाएगी। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है, एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है। अ पर्सन डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹810% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ही गेट्स एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रही है कि 8,000 रुपए की राशि है, मतलब जो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपए दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10% का दिया हुआ है। ठीक है, और जो टाइम आपका दिया हुआ है बच्चे वो कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। अच्छा भैया, अच्छा भाई साहब, 2 वर्षों के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा अमाउंट चाहिए, मुझे अमाउंट की वैल्यू चाहिए। अब चाहे जैसे ले आओ, तो आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसका मूलधन निकालना स्टार्ट करेंगे। भैया मूलधन आपको नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, एक फॉर्मूला टाइप में आपको पता होगा। क्या पता होगा सर जी, आपको ये पता होगा कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर R इंटू टी होता है। SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी होता है। और कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। जो प्रिंसिपल होता है बच्चे वो सदैव कितना होता है, 100% होता है। अगर मुझे मेरा SI मिल जाए तो मैं प्रिंसिपल 100 में ऐड करके अपना आंसर ला सकता हूं। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी अमाउंट बराबर SI प्लस प्रिंसिपल होता है, SI बराबर R इंटू टी होता है।
तो आर की वैल्यू कितनी है 10 और टी की वैल्यू कितनी है 2, और एसआई निकालने चलोगे तो आर इंटू टी मतलब कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई की वैल्यू कितनी आई 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। तो जो टोटल अमाउंट आया वो कितना आया 120% आया। 120% क्या आया आपका अमाउंट आया है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि 8,000 रुपए राशि, मतलब ये जो 8,000 रुपए है यही तो हमारा 100% है, यही तो हमारा 100% है। और मुझे ज्ञात क्या करना है 120% की वैल्यू ज्ञात करनी है। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो गया, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को उड़ा दिया, 12 अट्ठे कितना होता है तो 12 अट्ठे 96 होता है, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ पर चिपक जाएगा, मतलब जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 9600, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात, सवाल समझ में आ रही है? आपको पता है कि भैया प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग क्या करोगे इन सब चैप्टरों को अगर अच्छे से कंप्लीट किए हुए हो तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। नहीं तो भाई इतनी आसानी से ऐसी चीज़ें इतनी फास्ट रूप में आप समझ भी नहीं सकते हो। ठीक है, सुस्मिता 9,000 रुपये 6% प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी? अगर आपका एग्जामिनर कह दिया वापस करने पड़ेगी तो इसका मतलब समझ रहे हो, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये लिया और 100 रुपये उसको ब्याज, उस पर क्या हुआ 100 रुपये का ब्याज भी चढ़ गया, तो आपको वापस कितना करना होगा? 100 रुपये थोड़ी वापस करने जाओगे, 1,000 रुपये यार लिए हुए हो और उसको 100 रुपये वापस करोगे, 100 रुपये ब्याज दोगे और आप 1,000 रुपये प्रिंसिपल दोगे, एसआई और प्रिंसिपल मिला करके आप उसको वापस करोगे जो कि 1,100 रुपये होता है। तो इस सवाल में वास्तव में बच्चे आप कुछ लोग तो यही नहीं समझ पाएंगे कि इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा है या फिर अमाउंट पूछा है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी, तो टोटल उसको अमाउंट आपसे पूछ रहा है। आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। चलो भैया क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर जी प्रिंसिपल की वैल्यू तो इसने 9,000 पकड़ा दी है, ठीक है, सॉरी 900 रुपये है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 900 रुपये है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, और जो टाइम आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, टाइम आपको 4 ईयर दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ है। आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आर इंटू टी होता है। आर की वैल्यू कितनी है 6 है और टी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 6 चौके 24% क्या करना पड़ेगा, मूलधन का 24% तो उसको ब्याज ही ब्याज भरना पड़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, आप कहोगे सर जी 100% इसका प्रिंसिपल हो गया और उसको क्या करना पड़ेगा 24% का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब टोटल अमाउंट मिश्रधन उसको कितना देना पड़ेगा 124% का देना पड़ेगा। चलो आ जाओ भैया फील्ड पर, आ जाओ रोड पर आ जाओ। ठीक है, रोड पर कैसे आना है, 900 रुपये का क्या है बच्चे मूलधन है, और मूलधन सदैव और सदैव क्या होता है 100% होता है मेरे भाई। ठीक है, और मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन वापस करना पड़ेगा, मतलब मुझे 124% की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। परसेंट से परसेंट आपका फर्दर कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 उड़ जाएंगे। ठीक है, 9 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 की 6, हासिल लगा 3, 12 नवैया 108, और ये कितना हो गया 111, मतलब 1116 रुपये क्या हो गया बच्चे, 1116 रुपये आपका मिश्रधन हो गया, आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल हमारी क्या कह रही है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करिए। मुझे यहाँ पर भी मेरा अमाउंट ही पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले आप रेट देख रहे हो, तो रेट किसके आधार पर चल रहा है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पर ही चल रही है। अच्छा भाई, सवाल तो हमको लगता है एक ही तरफ की लग रही है। 5,000 रुपये क्या है बच्चे, 5,000 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन सदैव और सदैव क्या होता है, मूलधन सदैव और सदैव 100% होता है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 5 वर्ष बाद हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। तो एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और टी मतलब समय की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 वर्ष दी हुई है। तो हमारा जो हमारा एसआई बनेगा वो कितना बनेगा 12 पंचे 60%। 60% मूलधन का 60% तो उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन सवाल आपकी ब्याज नहीं पूछ रही है, सवाल आपसे आपका मिश्रधन पूछ रहा है।
तो आप फिर से कहोगे 60% का क्या हो गया, ब्याज हो गया, और 100% का मूलधन हो गया, मतलब टोटल उसको 160% की धनराशि वापस करनी होगी। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो चुका है, जीरो से जीरो ये दोनों कट जाएंगे। 16 पंचे कितना होता है, तो 16 पंचे 80 हो गया, 1 जीरो 2 जीरो अंतिम में जाके चिपक जाएगा, मतलब जो टोटल आंसर आया वो कितना आया, 8000, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छी सवाल थी ना भाई, अच्छी सवाल थी ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं बच्चे, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। मतलब ये जो सवाल है ये तो ना तो आपकी डायरेक्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट की है और डायरेक्ट ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दोनों को मिक्स करके आपके सामने दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12.5% का दिया हुआ है। ठीक है, और समय आपको क्या दिया हुआ है, समय आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। समय आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, 2 वर्ष दिया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि समान राशि का, मतलब इसी राशि का, अच्छा राशि तो हमारी दी ही नहीं गई है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा प्रिंसिपल भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलो भैया, चलो भैया, यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि के लिए, मतलब इसी दर से इसी समय के लिए इसी मूलधन को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में किसी बंदे को दे रहे हैं, तो वो ब्याज के रूप में कितना वापस कर रहा है, 510 रुपए वापस कर रहा है। तो सबसे पहले चलो इस 510 को पकड़ करके इससे प्रिंसिपल निकालते हैं। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो सभी बच्चे बताएंगे 1/8 होती है। चलो मैं भी मान लेता हूं, प्रिंसिपल लिखा मैंने इधर और अमाउंट लिखा मैंने इधर। 8 रुपए का मूलधन 1 रुपए का ब्याज बना के 9 रुपए बन गया, और ये कहानी कितने दिन चली, 2 साल चली। फिर से क्या हुआ, एक साल ये हुआ, दूसरे साल फिर से हुआ। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 होता है। अगर आप कहोगे कि 64 रुपए का मूलधन 81 रुपए बन चुका है, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ होगा, 81 में से 64 निकाल दीजिए, 64 और 6 कितना हो गया, 70, 70 और 10 80 हो गया, 80 और 1 81, 6 1 7, मतलब 17 रुपए का क्या मिला है उसे, 17 रुपए का उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है। 17 रुपए का क्या बच्चे मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। लेकिन 17 रुपए की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 17 3 51, मतलब 30 होगी। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन आपने 64 ले रखा है, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, तो 64 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 3 चौके 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 1920 रुपए क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया। 1920 रुपए अगर आपका मूलधन हो गया है बच्चे, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, हमसे पूछा क्या गया है, मुझसे मेरा सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अगर मूलधन आपका 1920 रुपए है, अगर आपका मूलधन 1920 रुपए है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो सदैव सदैव क्या होता है, 100% होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है R इंटू टी करोगे, 12.5 का दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका खत्म, ये जीरो ये जीरो। ठीक है, अच्छा परसेंट से, अच्छा एक ही जीरो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 25 से डायरेक्ट काट दो यार, 25 से इसको काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 अठे 32, 480 रुपए क्या आ गया, 480 रुपए, 480 रुपए इसका क्या आ गया बच्चे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो वीडियो को भाई लाइक भी करते चलेंगे, और जितने भी नए बच्चे हैं उन लोगों को बता दूं कि भाई यहाँ पर प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इसको मैंने अपने घर से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, इसको मैं अपने घर से नहीं बना के लाया हूँ भाई, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसने दे रखा है, समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखो यार, इस सवाल को चाहो तो आप इसको आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे साहब जी, आपको पता है कि भैया मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे मेरा साधारण ब्याज पूछा गया है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, R इंटू टी होता है, अभी तक तो वही पढ़ाते चला आ रहा हूं। R इंटू टी होता है, तो मतलब R की वैल्यू कितनी है, तो 11 है।
तो 11 का गुणा मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी 11 का गुणा करोगे तो वो जो ऑप्शन होगा, चाहे वो ऑप्शन ये हो तो, ये हो तो, ये हो तो, या फिर ये हो तो, जो भी ऑप्शन होगा हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 11 से ना तो ये संख्या कट रही है, ना तो ये कट रही है, और ना तो ये कट रही है। 11 चौक 44, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो आपका 4400, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लगा तो लोगे ना इसको, लगा तो लोगे। चलो एक लाइन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4642 रुपए दे रखा है। 4642 रुपए क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो 11% की अगर दो सक्सेसिव लगाओगे, दो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो 2 वर्ष का 11% की सक्सेसिव लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 11% और 11%, दो सक्सेसिव। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 1 डैश 2 डैश, पहले इन दोनों का गुणा कर दो। 11 ग्राम में 121 होता है, एक अपना कैरी रख लो, और 11 कितना होता है, 22 होता है। 22 और एक कितना हो गया, 23, मतलब 23.21%। 23.21% का क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। ये ब्याज की ही तो वैल्यू है ना भाई, ब्याज की ही तो वैल्यू है, तभी तो इसके नीचे रखना पड़ेगा। 23.21% का क्या आ गया बच्चे, ब्याज आ गया। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात क्या करना है भाई, मुझे ज्ञात क्या करना है, समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी होता है। 11 दूनी कितना हो गया, 22%। 22% की वैल्यू मुझे चाहिए। ये परसेंट से ये परसेंट फिर से खत्म हो रहा है, ठीक है, हटा ही देते हैं भाई। और इस पॉइंट को अगर चाहो तो हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ये कट गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब ये संख्या पूरी 2 से कट जा रही है। ठीक है, तो 22 दूनी कितना हो गया बच्चे, 22 दूनी 44, मतलब 4400 आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात को समझ पाए, सक्सेसिव भैया आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको पढ़ना है, अगर अच्छे से आ रहा है, तो मतलब 2 मेथड आपको सबसे बेस्ट होने चाहिए आपके पास। कौन, पहला रेशियो, दूसरा सक्सेसिव। ठीक है, इस सवाल को मैंने सक्सेसिव से ही लगाई हुई थी। चलो एज टू रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की जो आयु का अनुपात था वो कितना, 4:5 था। ये 2 वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कहूं, या फिर मैं 2 वर्ष पहले पूर्व ही लेकर के चलता हूं, फिर मैं वर्तमान की निकाल लूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुभाष की और बात करूं अगर मैं प्रणव की, रेशियो में दे रखा है इसलिए मैंने रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात करोगे अगर प्रणव की, तो सुभाष की 2 वर्ष पूर्व मैं मान ले रहा हूं कि 4x, इसकी जो आयु है वो कितनी है, 4x है, और प्रणव की जो आयु है वो कितनी है, 5x है। ये कब है, ये हमारी 2 वर्ष पूर्व है। लेकिन अगर 2 वर्ष पूर्व हमारा 4x था, 2 वर्ष पूर्व अगर सुभाष की आयु अगर 4x वर्ष थी, तो इस समय कितना होगा, 2 साल से आप आते आते यहां तक पहुंचे थे, कितना लगा आपको, 2 साल लग चुका है। मतलब अगर वर्तमान में अगर देखोगे तो सुभाष की आयु 4x+2 और प्रणव की आयु कितनी हो जाएगी, 5x+2। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 3 साल बाद, तो भाई क्या हो जाएगा, 3 साल बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, फिर से 3 साल की ये बढ़ जाएगा, और ये भी 3 साल का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अनुपात कितना हो गया बच्चे, अब अनुपात आपका 5/6 हो गया। ठीक है, आपको पता है A/B=A/B होता है, इतना तो आप लोगों को सभी को पता है। 4x + 3 और 2 5, 4x + 5 / 5x + 3 और 2 5 बराबर, ये कितना हो गया, 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24x + 6 पंचे 30 बराबर 25x + 25। ठीक है, 25x है। ठीक है, 25x को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -x बराबर, इसको उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, है ना। माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर कितना आया, 5। x बराबर कितना आया, 5 आया। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। प्रणव की वर्तमान आयु, तो प्रणव कौन है भाई, प्रणव आपके ये रहे, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आपकी आई है 5 आई है। ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। ध्यान से समझिएगा,
ये कब की आयु है? ये हमारी 2 वर्ष पूर्व की आयु है, पूर्व की आयु है। तो अब आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष पहले प्रणव जी जो थे वो 25 साल के थे, अब कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर जी अब 27 साल के हो जाएंगे। बताओ बताओ भाई, मजा आई ना? मजा आई? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वहीं बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। कार्य पूरा समाप्त होने से ए काम जो है छोड़ करके चला गया है। तो चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पूरा काम ही जो है, पूरा काम x दिन में समाप्त हुआ था। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ था? x दिन में समाप्त हुआ था। ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उस काम को 10 दिन में कर रहा है। पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? उस एक काम को 8 दिन और 10 दिन में ये लोग कर दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों लोगों ने काम को तो स्टार्ट किया, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने के एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। अगर पूरा काम x दिन में हुआ है तो इसने क्या किया? x से एक दिन कम किया, और ये बेचारा पूरा दिन काम करता ही रहा, जब तक काम समाप्त नहीं हो गया तब तक बी जो है जुटा रहा। ठीक है, 10 का और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, कितना हो जाएगा? 40। 8 इसको 5 बार में काटेगा तो 5x माइनस 5 प्लस, ठीक है, 10 इसको 4 बार में काटेगा 4x बराबर, ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 5 और 4 ये कितना हो जाएगा? 9x बराबर 40 उधर जाएगा तो 5 इनके साथ फिर आकर के प्लस हो जाएगा, 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 बचे 45, 5 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 5 दिन में समाप्त हुआ। ये नहीं पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इस सवाल ये पूछ रही है कि ए ने कितने दिन काम किया। भाई पूरा काम 5 दिन चला था, एक दिन उसने काम समाप्त होने के एक दिन पहले ही वो छोड़ के भाग गया था, तो 5 दिन काम हुआ तो एक दिन उसने कम काम किया, मतलब उसने कितना दिन काम किया? उसने 4 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, और 5 दिन में भैया टोटल काम समाप्त हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए यही माने नहीं रखता है, सवाल पूछ क्या रही है ये भी माने रखता है। ठीक है, ये भी माने रखता है। चलो, अमन, अशोक और आलोक रेशियो का क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे मिले? इस सवाल को हालांकि जरूरी नहीं कि आ ही जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देखो, अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे अधिक मिले? यहां पर कौन है? अशोक और कौन है? आलोक। अशोक की तुलना में अमन, ये रहे अशोक मतलब दूसरा वाला बंदा, ये दूसरा वाला बंदा, और आलोक। 5 और 3 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना, कितने अधिक मिल रहे हैं, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 2 से कटना चाहिए। तो ये तो नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, इन दोनों में पेंच फंस चुका है। इसका मतलब सवाल को मुझे सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। मैंने बताया था भाई कि इस ऐसे जो चूंकि होता ये है ना, ऐसे सवाल में होता ये है कि 2-2 ऑप्शन फंस जाते हैं, ज्यादातर जाकर के 2 ऑप्शन फंस जाते हैं अगर आपका एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो। अमन, अशोक और आलोक के बारे में बात किया जाए, अमन, अशोक और आलोक। अमन, अशोक और आलोक के बारे में बात किया जाए तो 7:3:5 के अनुपात में क्या करना है बच्चे? कंचे को बांटना है। अगर रेशियो की वैल्यू जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। और यहां पर देखा जाए तो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है? 315 बन रही है। मतलब यही जो 15 है वो 315 के बराबर है। जो 15 की वैल्यू है वो 315 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 15 दूनी 30, 1 31, 15 1 15। मतलब जो एक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 21 आएगी। अगर यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखो अशोक की तुलना में अमन, यहाँ पर आपको अशोक की अलग अमन की अलग निकाल के दोनों का अंतर नहीं करना है। यहाँ पर वैसे रेशियो ही देख लो, आप लोग स्वयं से देखो कि रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अमन किसका पूछा है भाई? अशोक
और आलोक को पूछा है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। अगर 1 की वैल्यू 21 है, अगर 1 की वैल्यू 21 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 42 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो 2 मिल रहा है ना भाई, ये जो 2 मिल रहा है, ये जो 2 मिल रहा है, यही कारण था कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही मैं देख रहा था कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि 2 का मल्टीपल है। तो 2 मिल रही थी, तो ये इससे कट चुका है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ पाए भाई? समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। 156 रुपए को 1, 2, 4, 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपयों का अनुपात प्राप्त होगा? ठीक है, किसी एक का नहीं पूछा है, सबका पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऑप्शन से भी एक बार देख लेता हूं। 156 रुपए को 4 भागों में बांटना है। ये लास्ट वाला जो होना चाहिए ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 5 का मल्टीपल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दो। ये तो 5 का मल्टीपल हो रहा है, ये भी 5 का मल्टीपल हो रहा है, लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट अंक देखा जाता है। 5 का मल्टीपल क्या कहता है? अंतिम में या तो भैया 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए, तभी कटेगा। यहां ये दोनों नहीं मिल रहे थे तो मैंने कट कर दिया। चलो, ये वाला जो फंडा है, ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये कह रहा है कि अंतिम का जो सेकंड लास्ट नंबर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 3 12, ये तो कट जा रहा है। इसको करो, 4 एकम 4 नहीं कट रहा है, खत्म कर दो बस। और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। आपको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इसको जल्दी से कर भी सकते हो। 4 भागों में मैंने बांटा। कौन कौन सा भाग? 1:2:4:5। अगर सबको योग करेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। 13 3 39, 13 चौके 52, 13 कन्नम 13, 13 कन्नम 13, 2 15, 13 दूनी 26। कितनी बार में गया? 12 बार में गया। अगर ये 12 बार में गया है तो बंदे ये भी 12 बार में जाएगा। ये कितना हो गया? 12 कन्नम 12। ये 12 गया तो कितनी बार में गया? 12 दूनी 24। और इसमें 12 का गुणा करोगे तो ये 12 चौके 48, और इसमें 12 का गुणा करोगे तो 12 पंचे 60। 12 24 48 60, 12 12 चौक 48। ठीक है, 13 कन्नम 13, 2 15, 13 दूनी 26। ठीक है, ठीक है ना भाई? इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। देखो ये 13 कितनी बार में जा रहा है? 13 कन्नम 13, बचा कितना? 13 2 15 होता है, 13 दूनी 26। ये 12 24 48 60। इस कमबख्त ने क्या किया था? इसको ये ले गया कितनी बार में? ये इसको 13 बार में लेकर के जा रहा है। तो 13 बार में ले जाओगे तब इसका 13 कन्नम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 13 पचे 65। ठीक है, 13 पचे 65 ऐसे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या है? 156 ना देकर के या तो यहां पर डाटा में गड़बड़ी है या तो इस डाटा ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, अगर ये सवाल इस 156 ना होकर के यहां पर 169 होता, ध्यान से समझेंगे, यहां पर अगर 169 होता तब तो ये सवाल मैच कर जाती। कैसे मैच करती? ध्यान से देखेंगे कैसे मैच करती। कैसे मैच करती भाई? देखो, एक चीज जाने रखिएगा। अगर सोच रहे हो कि तब सर जी ऑप्शन कैसे आपका मैच कर गया था, भैया मैं रेशियो से देख रहा था, तो रेशियो वही बनेगा चाहे आप लोग 13 बनाओ तो या फिर 12 बनाओ तो। ध्यान से समझेंगे, इस 56 को ना लेकर के ये 156 ना होकर के ये 169 है। ये कितना है? 169 है। तो 13 इसको कितनी बार में काटेगा? अब इसको 13 बार में काट देगा। 13 तरह में 169 होता है। ठीक है, 13 तरह में 169 होता है। तो 13 का गुणा यहां पर हुआ है तो 13 का गुणा यहां पर भी होगा। 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52 और 13 पचे 65। ये क्या हो गया? 13 26 52 65, 13 26 52 65, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्शन कर लेंगे, यहां पर 156 ना होकर के यहां पर 169 होगा, तभी ये सवाल मैच करेगी, अन्यथा ये सवाल ही गलत हो गई है। ठीक है, इतना भैया स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस आपको भी होना चाहिए। ठीक है, इतना स्वयं के ऊपर आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो, एक विक्रेता, एक यहां से करेक्शन हो रहा है। एक विक्रेता
10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। अब उसको आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखा मैंने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ठीक है, रुपए बटे वस्तु होता है 10 रुपए में 6 केले खरीदे, 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे गए और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए गए। रुपए बटे वस्तु हर जगह चलता है। 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए गए। अगर आप रेशियो बनाने चलोगे तो आप ये देखोगे कि 2 इसको 2 बार में और 2 इसको 3 बार में कट कर रहा है और 2 इसको कितनी बार में कट रहा है, 2 3 6 होता है और ये कितना हो गया 10। 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 3 3 9 हो गया। मतलब 10 रुपए की वस्तु खरीदी गई और बेची कितनी गई, 9 रुपए में बेची गई। तो भैया उसको हानि हो जाएगी। 10 रुपए में खरीदी और 9 रुपए में बेची तो हानि हो जाएगी। कितने की हानि होगी, 10 में से 1 9 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए की हानि होगी। मुझे परसेंट में बताना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, लॉस चाहिए, हानि चाहिए। तो हानि के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हानि के लिए हम लोग सदैव और सदैव बड़ी वैल्यू रखते हैं। 0 से 0 कटा आपका कितना आया, 10%। उसको क्या हो जाएगा, 10% उसको लॉस हो जाएगा। लाभ नहीं होगी भाई, उसको हानि होगी। ठीक है, उसको क्या होगा, हानि होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आपको एक होमवर्क भी देंगे। ठीक है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको हमको क्या करना है, आपको होमवर्क देना है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका HCF जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, अच्छा, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। मुझे क्या ज्ञात करना है, उसका LCM ज्ञात करना है। अच्छा, तो आपको पता है जो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, जो आपका संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। और इन सब का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, HCF आपको 8 दे रखा है। आपको पता है जो संख्याएं बनेगी वो क्या बनेगी, HCF का गुणा पहले वाले रेशियो में करोगे तो आपको पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी, 8 पंचे कितना हो गया 40, और HCF का ही गुणा अगर दूसरी रेशियो में गुणा करोगे तो आपको दूसरी रेशियो निकल के आ जाएगी, 8 सते कितना हो गया 56, 8 सते कितना हो गया 56। मतलब पहली संख्या निकली 40, दूसरी संख्या निकली आपकी 56। मुझसे पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है कि उनका लघुत्तम समापवर्त, उनका LCM ज्ञात करो। तो आपको एक जो है फॉर्मूला पता होगा कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर LCM गुणे का HCF। ये बात तो आपको पता है भैया, ये तो बच्चों को पता होनी चाहिए, है ना। तो पहली संख्या कितनी है 40 और दूसरी संख्या कितनी है 56 बराबर LCM इसका कितना है, LCM तो मुझे ज्ञात करना है, या डायरेक्ट यहाँ पर LCM ही लिख दो। LCM तो मुझे ज्ञात ही करना है। और HCF कितना है, HCF आपका पहले से ही दे रखा है, कितना 8 दे रखा है। ठीक है, 8 इसको कट करेगा कितनी बार में, 7 बार में। फाइनली जो आंसर आएगा LCM बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 280 हो जाएगा। 280 क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, जो 20 नंबर की जो सवाल है, 20 नंबर की जो सवाल है कुछ इसी टाइप की है। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसे सेट किया इसको कि कुछ उसी से मिलती जुलती है। आप लोग क्या करोगे, इस सवाल को बता करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दोगे। तो चलो आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग आज की वीडियो के बारे में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने जो फ्रेंड सर्कल में हैं सभी को आप लोग शेयर भी करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।